वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन 2021 की सीरीज़ देख रहे हैं, उसी में आज हमारी 42 क्लास है, जिसमें हम फिर से पेडागोजी के 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 12 जनवरी 2022 में आपके पूछे गए। अगर स्टार्टिंग से अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी है तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप क्लास 1 पर पहुँच जाएंगे, जहाँ आपको देखने को मिलेगा कि 2021 में जो भी आपकी अलग अलग शिफ्टों में कंटेंट के क्वेश्चन थे वो पहले हमने करे और अब लास्ट में ये पेडागोजी क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। आज हम 12 जनवरी का पेपर देखेंगे, उसके बाद 17 जनवरी और 21 जनवरी 2 और पेडागोजी के पेपर रह जाएंगे, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं थ्योरी की मैराथन जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड जो है बच्चे कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। मिस प्रिया, देखिए ये जो क्वेश्चन बने ना सेम रिपीट हो रहे हैं। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट करे गए हैं, बस ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है पेडागोजी में आगे भी आपको यही मिले, बस कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए। यहाँ से क्वेश्चनों से बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो आपको अगली बार जब आपका नेक्स्ट टाइम अभी जब एग्ज़ाम होगा तो पेडागोजी में बहुत हेल्प होगी आपको। तो जो प्रिया टीचर है वांट टू शो स्टूडेंट द रिलेशनशिप बिटवीन वाइब्रेशन एंड साउंड, वो एक रिलेशनशिप दिखाना चाहती है वाइब्रेशन और साउंड के बीच में। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटीज़ मोस्ट अलाइन विद द लेसन ऑब्जेक्टिव, जो प्रिया टीचर है वो स्पंदन और ध्वनि के बीच का संबंध दिखाना चाहती है, तो कौन सी गतिविधि इस शिक्षण उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है, ये हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सी एक्टिविटी जो है वहाँ पर मिस प्रिया टीचर को करानी चाहिए। जैसा आपको पता है कि वाइब्रेशन और साउंड का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होती है, कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, और वही फिर क्या होता है, साउंड का रूप जो है वो ले लेता है। तो ये पूरा रिलेशनशिप टीचर जो है वो समझाना चाहती है। तो कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर बेस्ट सुटेबल होगी ये हमको बताना है। टैपिंग द टेबल एंड हियरिंग द साउंड, मतलब टेबल जो है उसको बजाना और साउंड को सुनना, ये भी हो सकता है। अभी इसे होल्ड पर रखेंगे। प्लकिंग एन इलास्टिक बैंड एंड सीइंग द वाइब्रेशन, देखिए जो इलास्टिक बैंड होगा उसमें साउंड नहीं आ पाएगी इतनी उस अच्छे लेवल की वाइब्रेशन से, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हम इतना अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। थ्रोइंग अ पेबल इन वाटर एंड ऑब्जर्विंग इट, ये वाला ऑप्शन दे रखा है। देखिए पेबल इन वाटर एंड ऑब्जर्विंग इट में भी जो वाइब्रेशन और साउंड है वो उतना अच्छे से हम बच्चे को नहीं समझा पाएंगे। जो हमें फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है वो सबसे बेस्ट होगा। फीलिंग द वाइब्रेशन इन योर थ्रोट वाइल स्पीकिंग, बोलते समय गले में होने वाले स्पंदन को महसूस करना। अब देखिए जब आप बोलेंगे तो आपको लगेगा थ्रोट में घुन 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 सी आवाज़, एक्चुअली में वो वाइब्रेशन होता है और वही बाद में साउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ से टीचर बताएगी जो थ्रोट के पार्टिकल हैं जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो वाइब्रेशन होती है, एक वेव जो है वो फॉर्म होती है, फिर वो आपका साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल जो उनकी बॉडी में ही हो रहा है उसके थ्रू वो जो है वहाँ पर बहुत अच्छे से ये रिलेशनशिप जो है वो समझा पाएगी। तो पूरे बाकी ऑप्शंस को ध्यान में रखकर हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बेस्ट सुटेबल होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, योर स्टूडेंट हैव जस्ट एंटर ग्रेड 8, देखिए ये क्वेश्चन बन सकते हैं अगली बार भी, तो बार बार मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास 6, 7th और 8th के जो एनसीईआरटी के चैप्टर हैं ऊपर ऊपर से देख लें कि चैप्टर का नाम क्या है और चैप्टर में क्या क्या दे रखा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेडागोजी में बनेंगे तो आप इजीली आंसर तभी कर पाएंगे जब आपको 6, 7th, 8th में पता हो कौन कौन से चैप्टर हैं और क्या क्या टॉपिक जो हैं वो पढ़ाए गए हैं। आप अभी अभी क्या हुआ है, जस्ट एंटर ग्रेड 8, इफ स्टूडेंट हैव लार्जली मास्टर द कॉन्सेप्ट यू टॉट टिल ग्रेड 7th एज पर एज एनसीईआरटी, प्रीवियस रिपीट है कि आपके जो जितने भी बच्चे हैं वो मास्टर्ड हैं, वो पूरी तरह से मास्टर्ड हैं जो भी उनको 7वीं कक्षा में पढ़ाया गया था। विच ऑफ द फ्लोइंग विल दे मोस्ट लाइकली नॉट बी एबल टू डिस्क्राइब, तो कौन सी सर्वाधिक संभावना है कि जिसका वर्णन वो नहीं कर पाएंगे, और वो उसी का वर्णन नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने कक्षा 7 में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि जो कक्षा 7 के सिद्धांत हैं उसमें पूरी तरह से वो निपुण हैं और वो कक्षा 8 में अभी अभी आए हैं, तो वो चीज़ नहीं बता पाएंगे जो अभी जस्ट कक्षा 8 की टॉपिक होगा। कक्षा 7 के जो जितने भी टॉपिक हैं क्लास 7 के वो इजीली वहाँ पर वो बता देंगे। तो क्लास 7 में हम पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम कॉटन सीड, बिल्कुल। देखिए जो सिंथेटिक फाइबर वाला है, प्राकृतिक जो रेशे होते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला जो
कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लास 8th में देखने को मिलता है। तो यही जो है बच्चे यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर होगा। बाकी नेचुरल फाइबर इनटू वूल, कैसे हम फाइबर से वूल बनाते हैं वो पूरा शीप वाला प्रोसेस यहाँ पर दिखा देंगे। फिर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म अंडर लेबोरेटरी कंडीशन, पूरा कैसे जो प्रयोगशाला में की परिस्थिति में जो रेशम कीट की पालन की प्रक्रिया होती है वो एनसीईआरटी में क्लास 7th में पूरा बताया गया है। लेकिन जो कृत्रिम तंतु हैं उनको अलग अलग वस्तुओं से प्रसंस्करण करना, ये जो है क्लास 8th में बताया गया है, ना कि 7th में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला जो पॉइंट है वो बच्चे यहाँ पर अच्छे से उसको एक्सप्लेन या उसका वर्णन जो है वो यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, मिस शिल्पा वांटेड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटरल इन्वर्जन थ्रू एन एक्टिविटी। एक टीचर है जो कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर डालना चाहती है, कौन सा, लेटरल इन्वर्जन का। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर दिस पर्पस, तो इस प्रयोजन के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी ये हमको बताना है। और टीचर को टॉपिक यहाँ पर कौन सा पढ़ाना है, पार्श्व परावर्तन। देखिए पार्श्व परावर्तन हम इमेज वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो सीधी चीज़ होती है वो उल्टी दिखाई देती है। जैसे एम्बुलेंस में एग्जाम्पल भी दिया है एनसीईआरटी में, एम्बुलेंस को उल्टा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब वो उनको मिरर में देखते हैं तो वो लेटरल इन्वर्जन दिखाई देता है। जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है और जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है। सेम ऐसा होता भी है मिरर में, जब आप कोई लेटर लिखते हैं तो वो आपको उल्टा दिखाई देता है, और जब उल्टा लिखेंगे तो वो आपको सीधा दिखाई देगा। तो जब राइट लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट राइट हो जाता है तो वही आपका क्या होता है, पार्श्व परावर्तन होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। तो कौन सी एक्टिविटी बेस्ट होगी ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, तो हम बच्चे से एक ऐसी एक्टिविटी कराएंगे जो बच्चा खुद करके देख लेगा। राइटिंग अ वर्ड ऑन अ पेपर रोटेटिंग इट बाय 180 डिग्री, बिल्कुल ये चीज़ हो सकती है। एक पेपर पर क्या करा बच्चे ने, कोई वर्ड लिख दिया, सपोज वर्ड ही लिख दिया है ना, अब क्या करा, इसको 180 डिग्री से घुमा दिया, मतलब उल्टा कर दिया। तो 180 डिग्री से क्या होगा, राइट जो है लेफ्ट में आ जाएगा और लेफ्ट राइट में आ जाएगा, क्योंकि पूरा ये इधर बदल जाएगा है ना। 180 मतलब ये पूरा घूम के ऐसे इधर आ गया, तो लेफ्ट राइट हो गया, राइट लेफ्ट हो गया। तो उस केस में बच्चे को देखने को मिलेगा कि अगर वो उल्टा रख रहा है तो वो सीधा हो जा रहा है, अगर वो सीधा रख रहा है तो वो उल्टा हो जा रहा है। तो उसको जो लेटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। एक कागज पर शब्द लिखना और फिर उस कागज को 180 डिग्री घुमाना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चा खुद से कर रहा है और खुद से देख रहा है, तो ये क्रिया सबसे बेस्ट होगी। बाकी शीशे में देखते हुए पाठ्य पुस्तक पढ़ना नहीं, खुद को शीशे में ध्यान से देखना नहीं, अक्षर ए को शीशे में देखना, अक्षर ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये लेफ्ट में या राइट में जाने के बाद भी ए ही रहेगा। कुछ वर्ड होते हैं ना जैसे ओ हो जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम ऐसा वर्ड थोड़ी देंगे उसको कि जिसमें बच्चे को लेटरल जो इन्वर्शन है, पार्श्व परावर्तन है, वो समझ में ही ना आए। तो ये इस वजह से फोर्थ ऑप्शन भी बाहर होगा। तो जो पहला ऑप्शन है वो ही हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो एग्जाम में बना। फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कौन सा हमारा खुले सिरे वाला प्रश्न का अच्छा वर्णन करता है, ये हमको बताना है। मानवों की कलाई में किस प्रकार की हड्डियाँ, मानवों की जो कलाई है वो किस प्रकार की हड्डियों से बनी हुई होती है। विच टाइप्स ऑफ बोन इज अ ह्यूमन रिस्ट मेड ऑफ, तो ह्यूमन की जो रिस्ट होती है उसमें आप पढ़ते हैं कौन कौन सी बोन्स होती हैं आपकी, रेडियस और अल्ना। बेसिकली यहाँ पर एक पर्टिकुलर आंसर आ रहा है, तो ये हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि बच्चे बोल देंगे सब ज़्यादातर जिन्होंने पढ़ा होगा रेडियस और अल्ना। डू ऑल एनिमल हैव बोन्स, जितनी भी हमारे जानवर होते हैं क्या उनमें सब में हड्डियाँ होती है। देखिए जब भी डू वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें आंसर हमेशा यस या नो की फॉर्म में होगा, और यस या नो की फॉर्म हमेशा पर्टिकुलर चीज़ को बता रही है, वो क्लोज एंडेड है ना कि ओपन एंडेड। तो ये ओपन एंडेड कभी भी नहीं होगा, जब भी याद रखना अगर कहीं यस या नो वाली बात आ रही है। हाउ डू डिफरेंट एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो अलग अलग जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। तो भिन्न प्रकार के पशु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते हैं, यहाँ पर बच्चों के मल्टीपल आंसर आएंगे। हर बच्चा अलग अलग चीज़ें बता पाएगा कि कुछ जो है फ्लाई करके चले जाते हैं, कुछ जो है गर्मियों जैसी हट्टी हैं तो वहाँ से पैदल भ्रमण करना शुरू कर देती हैं। तो अलग अलग चीज़ें बच्चे जो है यहाँ पर बताएंगे। तो ये आपका एक खुले सिरे वाला ओपन एंडेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन 3 ही आंसर होना चाहिए। बाकी 4 देख लेते हैं। चूल जोड़ किस प्रकार हिंज जोन से भिन्न होता है। ये जो पाइवेट ज्वाइंट होता है ये हिंज ज्वाइंट से कैसे डिफरेंट होता है। तो ये भी एक ओपन एंडेड नहीं है, ये भी एक क्लोज एंडेड है। पर्टिकुलर आंसर आएगा। बच्चे बोलेंगे पाइवेट ज्वाइंट में क्या करते हैं, जो हमारी नेक में होता है, नेक में क्या होता है, नेक को हम इधर भी कर सकते हैं, इस तरह से हमारी नेक में होता है, नेक को हम इधर घुमा सकते हैं और इधर घुमा सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। लेकिन जो हिंज ज्वाइंट होता है उसमें खाली हम क्या कर सकते हैं, जो
जो हमारे हाथ की कोनी में होता है, उसमें खाली हम हाथ को ऊपर कर सकते हैं और नीचे की तरफ कर सकते हैं, पीछे थोड़ी ले जा सकते हैं, घुमा थोड़ी सकते हैं इस तरह से। तो पाइवेट ज्वाइंट और हिंज ज्वाइंट में बच्चे जो हैं वो डिफरेंस जो है वो पर्टिकुलर एक ही बताएंगे, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि रिपीटेड है सारा कॉन्सेप्ट। मैंने पिछली 2 क्लासों में पूरा आप देख रहे होंगे यही क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहे हैं, बस ऑप्शन बदल रहे हैं। अब तो सिर्फ पहचानना है, तो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा। कौन सा क्वेश्चन इज बेस्ट सूटेड टू डेवलप डिडक्टिव रीजनिंग इन स्टूडेंट? कौन सा यहाँ पर प्रश्न जो है छात्रों में निगमनात्मक तर्क विकसित करने के लिए उपयुक्त होगा? डिडक्टिव रीजनिंग में मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छे से। पहले टीचर थ्योरी एक्सप्लेन करता है, रूल बताता है, उसके बाद जो है वो एग्जाम्पल और बच्चों को खुद से करने की जो क्रिया है वो लास्ट में कराता है, वो आपकी डिडक्टिव रीजनिंग होती है। तो अब यहाँ पर देखिए वो डिडक्टिव रीजनिंग होगी क्वेश्चन होगा जहाँ पर टीचर ने क्या कर दिया होगा, पहले से ही कोई चीज़ एक्सप्लेन करी होगी और उसके बाद कुछ पूछा होगा। अब अगर मैं ये क्वेश्चन देखती हूँ, व्हाई डज द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन? जब हम अंत श्वसन करते हैं तो उस समय जो हमारा डायफ्राम है वो संकुचित हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम में क्या होता है, वो नीचे की तरफ चला जाता है और कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, हवा भर जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है पर्टिकुलर एक आंसर आएगा, और मतलब जो बच्चे हैं वो आंसर देंगे। तो यहाँ पर टीचर ने कुछ नहीं समझाया है ना, बच्चे तो आंसर दे रहे हैं लेकिन टीचर ने कुछ नहीं समझाया, तो वो डिडक्टिव नहीं होगा। हाउ आर स्पैरिकल एंड ट्रैकिया कंपेरेबल टू नॉस्ट्रिल? देखिए यहाँ पर भी टीचर क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। डिडक्टिव में पहले एक्सप्लेनेशन होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी हो गया बाहर। प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर देखिए टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया कि प्लांट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। डू प्लांट रिस्पायर? है ना, पादप जो होते हैं जीवांत होते हैं, तो क्या पादप श्वसन करते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे जब लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो श्वसन करते होंगे, तो यस आ जाएगा। मतलब इस तरह से पहले टीचर ने बता दिया कुछ, उसके बाद क्वेश्चन पूछा, तो वो डिडक्टिव होता है। उसमें फर्स्ट रूल या एक्सप्लेनेशन जो है वो बता दिया जाता है। तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर आंसर होगा। यदि भोजन गलती से श्वास नली में चला जाए तो क्या होगा? तो आपको खांसी होती है, फंदा वगैरह लग जाता है ना, तो वो चीज़ होती है, तो वहाँ पर भी बच्चे पर्टिकुलर आंसर देंगे। और मतलब वो डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, बच्चों से चीज़ें पूछी जा रही हैं, ना कि टीचर ने कुछ एक्सप्लेन किया है। व्हाट वुड हैपन इफ एक्सीडेंटली फूड एंटर द ट्रैकिया? तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर सही है। और अब मुझे लगता है आगे कभी भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आप आंसर दे देंगे, क्योंकि 2 से 3 बार मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। और डिडक्टिव रीजनिंग अब आपको समझ में हो गया होगा। पहले एक्सप्लेनेशन, फिर हम पूरा रूल वगैरह बताएंगे, उसके बाद हम किया होगा एग्जाम्पल बताएंगे, और उसके बाद कोई एक्टिविटी जो है वो लास्ट में बच्चों से कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th। इसको देखने से पहले अगर अभी तक आपने पेडागोजी के 2011 से 19 के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो 2011 से 19 के पेडागोजी जो है उन पर पहुंच जाएंगे, उनको भी ज़रूर देख कर जाना है। क्वेश्चन क्या बना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल एड फॉर द टीचर टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेडिमेंटेशन? क्वेश्चन रिपीट है, बस ऑप्शन जो है वो डिफरेंट है। अवसादन की अवधारणा को पेश करने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त संसाधन है, ये हमको बताना है। देखिए सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन अवसादन क्या होता है, जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग करते हैं जो इनसॉल्यूबल हैं। मतलब देखिए जैसे पानी में अगर आप मिट्टी डालते हैं तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर हो जाता है, तो ये है आपका सेडिमेंटेशन। ठीक है, जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु नहीं मिक्स होती और वो उसमें नीचे बैठ जाती है तो वो आपका सेडिमेंटेशन होता है। फिल्टर पेपर सेडिमेंटेशन में नहीं आएगा। मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर, सॉइल और वाटर का जो मिक्सचर है देखिए वो सेडिमेंटेशन होगा। लेकिन अभी टीचर जो है कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रही है, तो उसको क्या यूज़ करना चाहिए, कौन सा उपयुक्त संसाधन होगा, उस केस में यहाँ पर ये बेस्ट नहीं होगा। ड्रॉपिंग अ स्टोन इन ग्लास ऑफ वाटर, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पानी से भरे ग्लास में एक पत्थर को डालना। फिर अ ग्लास ऑफ मडी वाटर, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा। मटमैले पानी का एक ग्लास, तो उसको जब रख देंगे बहुत टाइम तक तो देखेंगे जो मिट्टी है वो पूरी तरह से नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा, तो वो सेडिमेंटेशन होता है। लेकिन अभी उस पानी को अगर मैं दूसरे ग्लास में निकालूंगी तो वो डिकेंटेशन हो जाता है। याद रखेंगे वो क्या हो जाता है, डिकेंटेशन। निकालने की प्रक्रिया डिकेंटेशन होती है और पानी के नीचे जो सब्सटेंस है जैसे मिट्टी वगैरह हो गई वो बैठ गई, वो आपकी क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है। तो बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा। आप पर्टिकुलर एक ड्रॉप कर रहे हैं स्टोन इन अ ग्लास ऑफ वाटर, वो बेस्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसमें खाली एक स्टोन है, उससे बच्चा जो सेडिमेंटेशन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएगा। उसमें तो बच्चा यही समझेगा वो भारी है इसलिए वो उसमें क्या हो गया, डूब गया।
लेकिन मिट्टी को जब उसमें रखेंगे पूरा तो उसमें बच्चे को ये लगेगा वो तो घुली हुई है उसमें, लेकिन धीरे धीरे बच्चा देखेगा नहीं वो घुली हुई नहीं है, वो उसमें बैठ गई है धीरे धीरे ग्लास में। तो सेडिमेंटेशन यही प्रोसेस है और ये उसको पूरा अच्छे से ऑप्शन नंबर 4 में जो है वो समझ में आ जाएगा। तो यही जो है हम इंस्ट्रक्शनल एड जो है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, उपयुक्त संसाधन हमारे लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ट सूटेड टू बी टॉट यूजिंग अ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कौन सा विषय सिमुलेशन सॉफ्टवेयर द्वारा अच्छी तरह सिखाया जा सकता है। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम चीज़ों को रियल वर्ल्ड में नहीं समझा पाते। कोई चीज़ अगर हम कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी एग्जाम्पल अगर हम रियल वर्ल्ड में नहीं समझा पा रहे हैं बच्चों को, उस समय हमें सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे बहुत सी मशीनरी वर्क कैसे करती हैं वो हम रियल में नहीं देख पाते, तो उनको सिमुलेशन के थ्रू हमें कराने या समझाने की कोशिश करी जाती है। तो अब हमें एक ऐसा ही ऑप्शन ढूंढना होगा जिसमें सिमुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी या उसको उसकी तरह से अच्छा सिखाया जा सकता है। ऑब्जर्विंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉल बिफोर कमिंग टू द हॉल्ट ऑन एन अनइवन सरफेस। देखिए ये यहाँ पर अच्छा नहीं होगा। एक समतल सतह पर गेंद के लुढ़कते हुए रुक जाने तक की दूरी का परीक्षण करना, ये तो देखिए सिमुलेशन से अच्छे से नहीं होगा, ये तो रियल लाइफ में हम बड़ी आसानी से बच्चे को समझा देंगे। लुढ़कती हुई गेंद दिखाएंगे, फिर वो रुक जाएगी तो उससे दूरी जो है बच्चा वो नाप लेगा। तो वो तो सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया। फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पर टीचर जो है समझाने की कोशिश कर रही है, तो वो तो रियल लाइफ एग्जाम्पल से हो जाएगा, सिमुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तराजू का प्रयोग करते हुए विभिन्न वस्तुओं के भार को नापने का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वेइंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। तो ये भी देखिए अब सिमुलेशन की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर सीधा सा स्प्रिंग बैलेंस लेंगे और उसमें जो अलग अलग ऑब्जेक्ट है हम उनका जो भार है जो वेट है वो तोल कर बता देंगे। तो ये तो रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम दे देंगे, सिमुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। इफेक्ट ऑफ पुशिंग चेयर विद एंड विदाउट रोलर, रोलर की मदद से अगर हम चेयर को पुश कर रहे हैं या विदाउट रोलर की वजह से कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए। ये तो आप क्या करेंगे, रियल लाइफ में बच्चे को दिखा देंगे कि भैया रोलर लिया, चेयर पर लगाया और उससे पुश करा तो जल्दी हो गया, वैसे पुश कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो वो चीज़ हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल से ही समझा देंगे करके। बाकी जब हम ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, ऑब्जर्विंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ हाइट, ऊंचाई से फेंकी गई गेंद के प्रेक्षप पथ का परीक्षण करना। ट्रेजेक्ट्री मतलब पूरा उसका पाथ देखना। देखिए जब ऊंचाई से एक बॉल फेंकी जाती है वो इतनी जल्दी नीचे आ जाती है कि आप उसका जो पूरा ट्रेजेक्ट्री पाथ है वो वहाँ पर नहीं देख पाएंगे। तो पूरा जब हम उसे सिमुलेशन में दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे धीरे धीरे कैसे बॉल जो है वो नीचे आ रही है, कैसे जो एयर में पार्टिकल है वो उससे टकरा रहे हैं, किस तरह से वो उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फोर्स वहाँ पर लग रही है, कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है। तो पूरा जो है वो जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल है वो तभी समझ में आएगी जब वो पूरा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में उसको देखेंगे, क्योंकि रियल में जब आप बॉल फेंकते हैं तो वो जैसे फेंकेंगे वो तुरंत नीचे एकदम चली जाएगी, उस बीच में क्या हुआ वो आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो उस चीज़ को हम रियल लाइफ एग्जांपल से ना यूज़ करते हुए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से धीरे धीरे दिखाएंगे कि कैसे बॉल धीरे धीरे गिरती हुई आ रही है, तो वहाँ पर हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हमारे लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, जो हुक होता है ये बहुत बार रिपीट हो गया है, वो एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हम स्टूडेंट का जो वर्तमान ज्ञान है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, और उसको देखते हैं और उसके द्वारा हम बच्चे के अंदर क्या करते हैं, रुचि पैदा करते हैं, जनरेट जो है वो इंटरेस्ट जो है वो उसके अंदर करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी बेस्ट हुक फॉर मिस सलोनी टू यूज़ वाइल इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक फोटोसिंथेसिस। जब वो प्रकाश संश्लेषण वाला टॉपिक पढ़ाना चाहती है तो निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी हुक गतिविधि होगी वो हमको बताना है। और हुक गतिविधि क्या होती है, जिसमें हम बच्चे का वर्तमान ज्ञान उपयोग करते हैं और उसके बाद बच्चे के अंदर रुचि पैदा करते हैं। अगली बार अगर क्वेश्चन बन जाए हुक एक्टिविटी क्या है, गतिविधि क्या है, तो आप बता देना। जब हम वर्तमान ज्ञान का यूज़ करते हुए बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, रुचि पैदा करते हैं, तो वो हमारा हुक एक्टिविटी होती है। तो चलिए हम देखेंगे किस ऑप्शन में ऐसा होगा। देखिए जब मैं पहला ऑप्शन देखती हूँ, व्हाट विल हैपन इफ़ लीव्स आर रिमूव फ्रॉम प्लांट, तो यहाँ पर हम बच्चे का वर्तमान ज्ञान देख रहे हैं कि बच्चे से हम कह रहे हैं कि क्या होगा अगर पत्तियाँ जो है प्लांट से निकाल दी जाएँ। तो बच्चे कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर बताएंगे, है ना, और उनके अंदर कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है वो भी पैदा होगा। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। बाकी देखते हैं ऑप्शन, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप। देखिए कॉन्सेप्ट टीचर को पढ़ाना है फोटोसिंथेसिस, तो बात यहाँ पर हो रही है ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप।
ऑटोट्रॉफ स्वयंपोषी, जो खुद खाना बनाते हैं, खाते हैं, जो बनाते हैं खुद अपने लिए खाना, मतलब उनको एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो ऑटोट्रॉप्स हैं। हेटरोट्रॉप जो दूसरों पर डिपेंडेंट है, तो हमें ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप नहीं समझाना है, तो इस वजह से ये ऑप्शन होगा बाहर। व्हाट आर द फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से फैक्टर फोटोसिंथेसिस में चाहिए होंगे, जैसे पानी है, आपका सनलाइट है, तो वो चीज़ें चाहिए। लेकिन अभी तो टॉपिक जस्ट इंट्रोड्यूस करना है और बच्चे का वर्तमान ज्ञान के माध्यम से सिर्फ हमें टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करनी है, इंटरेस्ट जनरेट करना है, तो उस पर्पज से देखें तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। हैव यू सीन प्लांट दैट हैव नॉन ग्रीन लीव्स, देखिए ये थोड़ा बहुत हो सकता है, क्या आपने ऐसे पौधे देखे हैं जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती। देखिए अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे पहला या चौथा ऑप्शन में, तो यहाँ पर जो टॉपिक मुझे इंट्रोड्यूस करना है फोटोसिंथेसिस, उसको ध्यान में रखते हुए जो ऑप्शन बेस्ट होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम उनसे कह रहे हैं कि आपने कोई ऐसे पौधे देखे हैं जो नॉन ग्रीन लीव्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर कन्फ्यूज़न पैदा जो हो जाए है वो हो जाएगा। और फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोफिल है वो काम करता है, वो सारा प्रोसेस हमें समझाना है, तो उसको पर्सपेक्टिव में ध्यान रखेंगे तो हमारा पहला ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट होगा कि अगर पत्तियां हटा दी जाएं तो बच्चों को समझ में आएगा जो पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस सही से नहीं कर पाएंगे मोस्टली। देखिए कुछ पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस अपने तने स्टेम से भी कर लेते हैं, जो आपके डेजर्ट एरिया में होते हैं, अभी उनकी बात नहीं हो रही है। अभी तो टीचर सिंपल फोटोसिंथेसिस बता रही है, इतना एक्सेप्शन वगैरह जो है वो नहीं बताएगी। तो सिंपल यही बेस्ट होगा कि टीचर ने ये पूछा कि क्या होगा अगर पत्तियां नहीं होंगी, तो वहाँ पर बच्चे बोलेंगे पत्तियां नहीं होंगी तो भैया पेड़ तो मर जाएगा, जीवित ही नहीं रहेगा, तो फिर टीचर पूछेगी ऐसा क्यों, तो फिर कहीं ना कहीं वो एक थोड़ी सी रुचि पैदा होगी, फिर बच्चों को टीचर बताएगी कि ऐसा इसलिए क्योंकि पत्तियों से ही तो खाना बन रहा है, किचन ऑफ द प्लांट, तभी तो हम उनको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बेस्ट सुटेबल होगा इसके लिए आंसर देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास सेड दैट द सॉइल डज नॉट कंटेन मॉइस्चर। एक बच्चा है भैया क्लास में, बोलता है क्या, वो कहता है जो सॉइल होती है उसके अंदर कोई भी नमी जो मॉइस्चर है वो नहीं होता। कहा क्या, मिट्टी में नमी बिल्कुल नहीं होती, उसने ये बोला। निम्न में से कौन सी सुधारात्मक क्रिया इस गलत धारणा को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त होगी, उसका जो मिसकंसेप्शन है, गलत धारणा है, उसको दूर करना है, तो कौन सी सुधारात्मक क्रिया जो है वो सबसे बेस्ट होगी। अब हमको ये बताना है कौन सा रेमेडियल एक्शन जो है वो बेस्ट होगा, जो उसका ये जो कॉन्सेप्ट है कि वो कहता है कि सॉइल के अंदर कोई मॉइस्चर होता ही नहीं है जबकि सॉइल में तो मॉइस्चर होता है, तो कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर टीचर को करानी चाहिए कि जिससे उसका जो मिसकंसेप्शन है, गलत धारणा है, वो खत्म हो जाए। प्लेसिंग अ सॉइल सैंपल ऑन अ वुडन प्लैंक, ये तो बिल्कुल भी बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। कंपेयरिंग द वेट ऑफ सॉइल सैंपल बिफोर एंड आफ्टर ड्राइंग अंडर सनलाइट, बिल्कुल ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टीचर ने क्या बोला, मिट्टी के नमूने के वजन देखना है, वजन की धूप में सूखने से पहले और सूखने के बाद की तुलना करना। तो जब वो सूखने से पहले तोलेगा तो सॉइल जो है वो भारी होगी, और जब सूखने के बाद तोलेगा तो सॉइल जो है वो हल्की हो जाएगी। इट मीन्स उसको समझ में आएगा सॉइल में कहीं ना कहीं पानी, मॉइस्चर जो है वो था, जिसकी वजह से वो भारी थी, लेकिन जैसे मैंने उसे धूप में रखा तो वो मॉइस्चर जो है इवेपोरेट हो गया और वो जो सॉइल है वो हल्की हो गई। तो जो उसका मिसकंसेप्शन है कि जो मिट्टी के अंदर नमी नहीं होती वो दूर हो जाएगा इस एक्टिविटी को कराने से। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बेस्ट सुटेबल दिख रहा है। बाकी कलेक्टिंग एंड एग्जामिन द सॉइल सैंपल आफ्टर रेन, बारिश के बाद जो सैंपल हैं वो कलेक्ट करना, ये बेस्ट आंसर नहीं होगा। मिक्सिंग वाटर एंड सॉइल इन अ बीकर फॉलोड बाय अ ड्राइंग अंडर सनलाइट, मिक्स कर रहे हैं पानी के अंदर सॉइल जो है वो हम मिक्स कर रहे हैं। देखिए पानी के अंदर सॉइल मिक्स कर रहे हैं तो बच्चे का मॉइस्चर वाला कॉन्सेप्ट दूर ही नहीं होगा, उसमें तो वो ये सोचेगा कि भैया सॉइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ उसके अंदर मॉइस्चर होता नहीं है, तो उससे तो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा उसको। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर बेस्ट सुटेबल होगा और आंसर बिल्कुल सही बैठेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, मिस्टर राकेश हैज़ टॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल चेंज इन हिज क्लास। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, इस बार ऑप्शन के साथ ही रिपीट हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन ऑथेंटिक टास्क विच ही कैन यूज टू एसेस स्टूडेंट। यहाँ पर बच्चों को उसको आकलन करना है, मतलब बेसिकली कह रहे हैं कि जो राकेश हैं टीचर हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया क्लास में, कौन सा, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन वाला। अब वो बच्चों को देखना चाहते हैं कि उनको कितना टॉपिक समझ में आया है ना, तो कौन सा एग्जाम्पल बेस्ट होगा फॉर एन ऑथेंटिक टास्क, कौन सा टास्क यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा जिसके माध्यम से हम बच्चों को
एसिस कर सके। एसिस स्टूडेंट, बच्चों का मूल्यांकन हम यहाँ पर कर सकें कि उनको टॉपिक कितना समझ में आया या जो मैंने पढ़ाया वो उनके दिमाग में गया भी या नहीं। तो निम्न में से किस विकल्प को प्रमाणित कार्य के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ये हमको यहाँ पर बताना है। आस्किंग स्टूडेंट टू बर्न अ मैग्नीशियम रिबन एंड ऑब्जर्व द चेंज, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। केमिकल चेंज हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको बर्न करना है और उसको ऑब्जर्व करना है, ये यहाँ पर नहीं होगा। क्रिएट अ सेटअप टू पास गैस थ्रू लाइम वाटर, नहीं, ये भी नहीं होगा। मेक अ प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन दैट प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, पहले भी यही ऑप्शन था, इस बार भी यही होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन में प्रॉपर केमिकल चेंज दिखता है, और अगर बच्चे वो प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन बना पाए, जैसे उनको पता चलेगा कि केमिकल चेंज कब होगा, जब वो पानी और जो आपका बाहर जो है ऑक्सीजन अगर उसके संपर्क में आता है तो कहीं ना कहीं आयरन पर जंग लगेगा, रस्टिंग होगी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चे क्या करेंगे, उसे एक बॉक्स के अंदर रख देंगे। तो जो कहीं ना कहीं जब वो बॉक्स के अंदर रख रहे हैं, इट मीन्स उनको समझ में आ गया है कि केमिकल चेंज से अगर हमें बचाना है तो उसको हम क्या कर देंगे, प्रिवेंट कर देंगे। तो टीचर को भी समझ में आएगा कि बच्चे को केमिकल चेंज जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया है। क्यों? क्योंकि केमिकल चेंज में रिएक्शन होनी ज़रूरी है। अगर रिएक्शन नहीं होगी तो जो सब्सटेंस है उसमें केमिकल चेंज देखने को नहीं मिलेगा, रासायनिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वही एनसीईआरटी में भी बताया है और सूटेबल होगा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। बाकी क्रिएटिंग अ कूलिंग चैम्बर दैट मेंटेन लो टेम्परेचर फॉर केमिकल चेंज, नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। बस टीचर को तो जांचना है, एसेस करना है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है अपने टॉपिक के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सूटेबल होगा। पहले भी यही आंसर था, इस बार भी यही आंसर होगा। और मुझे लगता है पूरा ये कॉन्सेप्ट जो है अब आपका अच्छे से क्लियर जो है वो हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें।